नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हैदराबाद और जूनागढ़ रियासत के भारतीय संघ में विलय के संबंध में। दोस्तों, भारत में 562 से ज़्यादा रियासतों के विलय में श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष कहते हैं, वे और उनके सहयोगी सलाहकार बीपी मेनन का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। साथ ही साथ उस समय के लॉर्ड माउंटबेटन ने भी अपना एक प्रभाव यहाँ पर भारतीय संघ के पक्ष में स्थापित करने का कार्य किया। लेकिन यहाँ पर यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम गुलामी की ज़ंजीरों में किस तरह से जकड़े गए और किस तरह से हम उसमें से निकले। एक ब्रीफ स्टोरी के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। 31 दिसंबर सन 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया नामक एक कंपनी भारत में भेजने के लिए बनाई जाती है और इस कंपनी में एक बड़े शेयर के रूप में ब्रिटिश महारानी के भी शेयर होते हैं, इसलिए इसमें ब्रिटिश प्रभाव भी स्वाभाविक होता है। लेकिन ये कंपनी अन्य कंपनियों के मुकाबले, पहले पुर्तगाली आ गए थे, फिर ब्रिटेन आते हैं, फिर दूसरे कंपनियां आती है, लेकिन उनके मुकाबले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए ज़्यादा मजबूत थी क्योंकि इस कंपनी के पास में संसद का ज़्यादा प्रभाव नहीं था। ये एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करने के लिए आती है। शुरुआत में जहांगीर से थोड़ी बहुत छूट मिलती है, लेकिन उसके बाद यह कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में ही काम करती है। अगर इस कंपनी का आगे आने वाला चेहरा अगर आपको जानना है, तो एक बहुत ही अच्छी मूवी है कौन करके, उसमें आपको मनोज वाजपेयी सर और उर्मिला मातोंडकर मैम मिलेंगी। दोस्तों, मैंने आज तक इंडियन सिनेमा में इतनी बेहतरीन फीमेल एक्टिंग शायद ही कहीं देखी हो जितनी अच्छी लास्ट 5 मिनट में उर्मिला मातोंडकर मैम की लगती है। मतलब कि शुरुआत में क्या थी वो और लास्ट में क्या होती है, ये कुछ समझ में ही नहीं आता है। एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी होते हुए भी लास्ट में एक हॉरर मूवी जैसा डर लगने लगता है उनकी एक्टिंग से। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसा ही ईस्ट इंडिया कंपनी करने वाली थी। एक व्यापारिक कंपनी से एक उपनिवेशवादी कंपनी, एक साम्राज्यवादी कंपनी ये बनने वाली थी। यहाँ पर उपनिवेशवाद की शुरुआत होने वाली थी, जिसका अर्थ होता है कि अपने देश से बाहर, मातृ देश से बाहर किसी अन्य देश पर इस तरह से अधिकार कर लेना कि उनकी वित्तीय स्वतंत्रता, उनकी जो वित्तीय आज़ादी है, वो आपके हाथ में हस्तांतरित हो जाती है। और वहीं पर साम्राज्यवाद में उस देश की संप्रभुता, उस देश के विदेशी मामले आपके हाथ में हस्तांतरित या फिर आपके हाथ में आ जाते हैं। 1757 का समय आ गया था। पहले भी बहुत सारी घटनाएं घटित हो चुकी थी, लेकिन हम उन्हीं घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं जो बड़ी रही और जिनका भारतीय इतिहास में ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। यहाँ पर बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के जो अधिकारी हैं, क्लाइव और वाटसन जैसे जो अधिकारी हैं, वहाँ पर युद्ध में भाग लेते हैं और यहाँ पर सिराजुद्दौला हार जाते हैं। यहाँ पर कंपनी की भारत में एक प्रकार से सत्ता स्थापित होने की शुरुआत होने लगी थी, लेकिन उसके बावजूद कंपनी खुद प्रशासक न बनकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देती है और वित्तीय मामले अपने हाथ में ले लेती है और प्रशासनिक मामले मीर जाफर को सौंप देती है। यहाँ पर ये समझ में आता है कि कंपनी का उद्देश्य भारत में साम्राज्य निर्माण करना नहीं था। कंपनी का उद्देश्य भारत में उपनिवेश का निर्माण करना था, क्योंकि अंग्रेजों को हमसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में धन चाहिए था, ना कि उन्हें हमारे यहाँ कोई राजा की पदवी या फिर कोई महाराजा उन्हें बनना था। उन्हें सिर्फ धन से मतलब था। इसके कुछ ही वर्षों बाद 1764 ईस्वी में मुगल सत्ता के प्रतीक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा उद दौला की संयुक्त सेना को यहाँ पर क्लाइव और उनकी सेना पराजित कर देती है। जहाँ प्लासी की
युद्ध से उसके परिणाम से भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की शुरुआत हो रही थी, उसे पुख्ता कर देती है बक्सर की युद्ध की परिणाम। और बक्सर के युद्ध के परिणाम के साथ ही अंग्रेज अब भारत में स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। उनके सामने अब सिर्फ एक शक्ति बची थी, मराठा शक्ति, जो कि 1818 ईस्वी तक आते आते लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस समय पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि इस समय पर जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो ऐसे व्यक्तियों को गवर्नर जनरल बना रही है जो थोड़े से तीव्र स्वभाव के हैं और जो साम्राज्य विस्तार की नीतियों का पालन कर सकते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध कुशल हों और युद्धों में उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान हो। रॉबर्ट क्लाइव के बाद में वारेन हेस्टिंग्स आते हैं, जो कि बंगाल के द्वैध शासन की समाप्ति करते हैं और बंगाल की सारी शक्तियां कंपनी अपने हाथों में ले लेती है। उनके बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं। कॉर्नवालिस के बारे में आप इतना अनुमान लगा सकते हैं कि कॉर्नवालिस इस समय पर जब 1773 के आसपास, 1773 से 76 ईस्वी के आसपास अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस वहाँ पर ब्रिटिश सैन्य कमांडर बनकर गए थे, लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हार हुई थी। अब यहाँ पर जब ये इंग्लैंड वापस पहुंचे तो कंपनी के लोगों ने सोचा कि क्यों ना इन्हें भारत भेज दिया जाए, क्योंकि इनके अंदर एक खून खौल रहा है अपनी हार का बदला लेने का। अब वो भले ही अमेरिका में ना मिल सके, लेकिन भारत में तो मिलेगा। इसलिए उन्होंने कॉर्नवालिस जैसे साम्राज्यवादी, विस्तारवादी और जो एक कमांडर थे, उन्हें भारत गवर्नर जनरल बनाकर भेजा। उनके बाद में बेलेजिली आते हैं। बेलेजिली सहायक संधि के तहत अवध हो, हैदराबाद हो और मराठे हो, इन सभी के साथ में सहायक संधि करके उन्हें कमज़ोर करते हैं और इन कमज़ोरियों का फ़ायदा आगे चलकर एक प्रमुख गवर्नर जनरल उठाते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1813 से 1823 इनका शासनकाल होता है। बेलेजिली के बाद में दो और गवर्नर जनरल होते हैं, तीन और। 1805 में कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके बाद 5 से 7 2 सालों के लिए जॉर्ज बार्लो आते हैं और फिर इनके बाद में मिंटो फर्स्ट आते हैं। तो ये शांति प्रिय होते हैं, इनके समय में ज़्यादा बड़े युद्ध होता नहीं है। लेकिन जो प्रमुख गवर्नर जनरल होते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वो 1813 से 1823 ईस्वी तक आता है। तो ये जो गवर्नर जनरल होते हैं, ये साम्राज्यवादी नीतियों का पालन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा साम्राज्य विस्तार पर ध्यान देते हैं। इनके बाद में जो विलियम बेंटिंक आते हैं और फिर जो एलन बैरो आते हैं, जैसे जो जितने भी गवर्नर जनरल होते हैं, ये समाज सुधार की और ज़्यादा ध्यान देते हैं। इनके समय पर हम देखेंगे कि 1856 तक, डलहौजी तक बहुत सारे समाज सुधार के कार्य होते हैं, चाहे वो सती प्रथा की समाप्ति हो, नरबलि की समाप्ति हो, या फिर जो शिशु हत्या है उस पर प्रतिबंध हो। बहुत सारे काम होते हैं। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि इस समय पर ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो जाती है और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उन्हें एक नए बाजार की आवश्यकता होती है। भारतीय संस्कृति, जो कि यूरोपीय संस्कृति से बिल्कुल विपरीत होती है, उस संस्कृति को यूरोप के ढांचे में बदलने के लिए ये प्रयास शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर मैकाले जैसे व्यक्ति इसी समय पर शिक्षा पद्धति लेकर आते हैं और उनका ये मानना होता है कि रंग रूप में भले ही भारतीय हो, लेकिन गुण और खून से वो ब्रिटिश होंगे। और इस तरह के वर्ग तैयार करने में उन्हें सफलता भी मिल जाती है, जो यूरोपीय संस्कृति से प्रभावित होते हैं, और इससे अंग्रेज़ों को एक अच्छा खासा व्यापार मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक जो आते हैं, वो फिर से विस्तारवादी नीतियों को अपनाते हैं और हड़प नीति, दत्तक गोद निषेध नीति, युद्ध के जरिए पेंशन बंद करके, कुशासन के आरोप में, ऐसी बहुत सारी नीतियाँ मनगढ़ंत बनाकर वो ज़बरदस्ती भारतीय राज्यों को कैप्चर कर लेते हैं और उनकी नीतियों के परिणाम स्वरूप और पहले से ही जो समाज सुधार के नाम पर जो धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा था, उनके परिणाम स्वरूप 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो जाता है।
अब यहाँ पर कंपनी की स्थिरता को खतरा हो जाता है। तो यहाँ पर 1858 में महारानी का घोषणा पत्र आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि अब कंपनी का शासन समाप्त हो गया। लेकिन जो अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं, लॉर्ड कैनिंग, कहा जाता है कि अब यहाँ पर गवर्नर जनरल का पद हम समाप्त कर रहे हैं और वाइसराय का जो पद है वो हम शुरू कर रहे हैं। और लॉर्ड कैनिंग जो कि अंतिम गवर्नर जनरल भी होते हैं और पहले वायसराय भी यहाँ पर बनते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये ध्यान में रखना कि पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, और ये दोनों कहाँ के थे? बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल। भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि 1828 के समय पर रहते हैं। सती प्रथा की समाप्ति इनके ही समय में 1829 में होती है। और फिर भारत के पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड कैनिंग। और महारानी के घोषणा पत्र में बहुत सारी घोषणाएं ये इस तरह से करते हैं जैसे ये भारत का पूरी तरह से उद्धार ही कर देंगे। यहाँ पर कंपनी को लगता है कि अब भारत के क्षेत्रों में ज़्यादा हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है, तो कुछ समय के लिए वो थोड़ी सी शांति बरतते हैं और क्षेत्र विस्तार की नीतियों को थोड़ा कम कर देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में 1878 में लॉर्ड रिपन जैसे फिर से एक कट्टरवादी गवर्नर जनरल आते हैं, वायसराय आते हैं, जो कि 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाते हैं। और जब 1876 से 77-78 के बीच में भारत के भीषण अकालों में से एक अकाल पड़ रहा था, उस समय पर ये 1877 में दिल्ली दरबार को आयोजित करते हैं। और जहाँ लोग मर रहे थे वहाँ पर ये दिल्ली दरबार में बहुत ज़्यादा धन खर्च करते हैं। और यहाँ पर जो ब्रिटिश महारानी हैं उन्हें भारत की महारानी की उपाधि यहाँ पर दी जाती है। लेकिन इन घटनाओं से भारतीयों का खून खौल रहा होता है और फिर से छोटे मोटे विद्रोह देखने को मिलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फिर से एक उदारवादी, एक लिबरल टाइप के गवर्नर जनरल वायसराय को भेज दिया जाता है। लॉर्ड लिटन के बाद में लॉर्ड रिपन को भेज दिया जाता है, जो कि भारत में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की पहली बार शुरुआत करते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर देते हैं और जो सिविल सर्विस में उम्र 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष जो लॉर्ड लिटन करते हैं, उसे वापस 21 वर्ष ये कर देते हैं। तो यहाँ पर लिटन के जो वो कचरा रायता फैलाते हैं उसे समेटने का काम करते हैं। लेकिन इनके समय पर भी एक ऐसी घटना घटित हो जाती है जो भारतीयों के मन में चोट करती है, आंग्ल प्राच्य विवाद। यहाँ पर लॉर्ड रिपन ये अच्छा सोचकर लाते हैं कि अब भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेजों के अगर कोई अंग्रेज अपराधी है तो उसका फैसला भारतीय अब न्यायाधीश सुन सकते हैं, इससे पहले नहीं सुन सकते थे। तो यहाँ पर अंग्रेज कहते हैं, यहाँ पर जो अंग्रेज होते हैं उनके जितने भी भारत में अधिकारी होते हैं, आम अंग्रेज होते हैं जो कि नागरिक की तरह रह रहे हैं, वो यहाँ पर विरोध करना शुरू कर देते हैं कि क्या ये काले कलूटे हमें हमारे ऊपर फैसला करेंगे, क्या हमें अब हम जिन पर शासन कर रहे हैं क्या वही हमारे ऊपर फैसला सुनाएंगे। तो यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से भारतीयों के विषय में कहा जाता है, जिससे फिर से भारतीय के मन में चोट होती है और फिर से छोटी मोटी क्रांतियाँ होने लगती है। हम देखते हैं कि इसके बाद में जो लॉर्ड मेयो के समय में भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 28 दिसंबर आई थिंक डेट होती है। और बहुत सारे जो नेता होते हैं, सत्येंद्र नाथ बनर्जी हो या व्योमेश चंद्र बनर्जी हो, दादा भाई नौरोजी हो, दिनसा बाचा हो, और जो गोविंद रानडे जी हो, महादेव गोविंद रानडे जी हो, ऐसे प्रभावशाली भारतीय नेता मिलकर इस की स्थापना करते हैं और कहते हैं कि इसकी पहली बैठक जो कि मुंबई के गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी, उसमें तकरीबन 74 या 72 सदस्यों ने उसमें भाग लिया था। धीरे धीरे कांग्रेस के जरिए ये सरकार के सामने अपनी मांग उठाते हैं। हालांकि अभी तक भारतीयों के मन में
पूर्ण रूप से आज़ादी की भावना नहीं आई थी, यहाँ तक कि स्वराज की भावना भी नहीं आई थी। कांग्रेस इस समय तक ये सोच रही थी कि जो अंग्रेज है वो बहुत अच्छे हैं, कुछ अधिकारी खराब हैं, और अंग्रेज ही हमारा कुछ बेहतर कर सकते हैं, अन्यथा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर फिर 1899 से 1905 तक के लिए एक गवर्नर जनरल आते हैं, जिन्हें भारत के सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा काम करने वाले गवर्नर जनरलों के रूप में जाना जाता है। अगर लॉर्ड डलहौजी के बाद में अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रभावशाली गवर्नर जनरल रहा तो ये थे, और इनका नाम होता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन बहुत सारे अलग अलग आयोग बनाते हैं। वो स्कॉट मॉन्क्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग बनाते हैं, टॉमस रेले की अध्यक्षता में वो शिक्षा आयोग बनाता है, जिसके आधार पर 1904 का विश्वविद्यालय आयोग आता है। वो जो सोसाइटी अधिनियम है वो लेकर आते हैं, मुद्रा में सुधार होता है, सैनिकों में एक आयोग बनता है किचनर, जिससे किचनर टेस्ट की शुरुआत होती है। साथ ही साथ यहाँ पर रॉबर्टसन के नेतृत्व में रेलवे के विकास की शुरुआत होती है, और अब तक सबसे ज़्यादा रेलवे का विकास जो होता है वो कर्जन के समय पर होता है। हालांकि ये नीतियाँ भारत के पक्ष में नहीं थी, बल्कि ये नीतियाँ भारत के खिलाफ थी, ताकि भारतीयों पर ज़्यादा से ज़्यादा और मजबूती कसी जा सके। जैसे कि जो विश्वविद्यालय अधिनियम था उसका उद्देश्य था कि भारतीय लोगों के जो विश्वविद्यालय हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कड़ाई से उनकी निगरानी की जा सके, और विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता संग्राम में जो आकर्षित हो रहे हैं उन्हें रोका जा सके। इसके बाद में मॉर्ले मिंटो सुधार आता है, मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार आते हैं आगे। फिर उसके बाद में हम छोटी मोटी घटनाएं देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसके परिणाम जो कि रॉलेट एक्ट के विरोध में, और उनके जो दो नेता थे सतपाल मलिक और एक और जिनका नाम मुझे याद नहीं है, सतपाल मलिक थे और एक किचलू किचलू उनका सरनेम है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला के अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोहड़ी पर्व पर एकत्रित हुए थे। उनका उद्देश्य त्यौहार मनाना था, और उसी त्यौहार में अपने नेताओं की रिहाई पर बात करना था। वो किसी भी प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम में कोई आंदोलन नहीं छेड़ रहे थे, लेकिन जनरल ओ डायर ने वहाँ पर जहाँ पर सिर्फ एक ही गेट था, तोप और बंदूकें लाकर सभी बहुत सारे लोगों का वहाँ पर कत्लेआम किया, और बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। इससे दुखी होकर यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्हें जो केसर हिंद की उपाधि और दूसरी दूसरी उपाधियाँ मिली थी वो त्याग देते हैं। गांधी जी भी अपनी उपाधि त्यागते हैं, और यहाँ पर शुरुआत होती है असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन जो कि अपने चरम स्तर पर था और बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ रहा था। कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, चाहे वो दक्षिण भारत में हो या फिर मुख्य रूप से चौरा चौरी में 4 फरवरी शायद डेट है, फरवरी 1922 की जो घटना होती है चौरा चौरी में, जहाँ पर 22 पुलिसकर्मी जलकर मर जाते हैं क्रांतिकारियों की आग से। क्रांतिकारी थाने में आग लगा देते हैं, जहाँ पर 22 पुलिसकर्मी जलकर मर जाते हैं। तो इससे हताहत होकर, इससे दुखी होकर महात्मा गांधी इस युद्ध को निरस्त कर देते हैं। इसके पीछे लॉजिकली कारण ये भी होता है कि उन्होंने अहिंसक रूप में युद्ध को शुरू किया था, और अंग्रेज उनका विरोध सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वे किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अगर युद्ध और ज़्यादा हिंसक होता तो अंग्रेज गोलीबारी करते और बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जाते। हो सकता है कि गांधी जी और बड़े नेताओं को भी यहाँ पर प्रताड़ित किया जाता, या फिर उन्हें भी आंदोलन से हटा दिया जाता, और इससे एक लंबे समय तक के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम फिर से खड़ा नहीं हो पाता। इसलिए समझदारी यही थी कि इस स्वतंत्रता संग्राम को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए। इससे दुखी होकर शुरुआत में हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन में चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल हुए थे, भगत सिंह जैसे नेता भी शामिल हुए थे, लेकिन इससे दुखी होकर वे अहिंसा का रास्ता छोड़कर हिंसा का रास्ता अपना लेते हैं, और HRA जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना वो करते हैं, और उसके ज़रिए क्रांतिकारी गतिविधियों को वे
बढ़ावा देते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि 1904 या 1907 के आसपास पहली बार यह घोषणा की गई थी कि हम स्वराज प्राप्ति करेंगे। स्वराज का मतलब था कि हमें सिर्फ जो एनी बेसेंट भी एक आंदोलन चलाती है स्वराज, जिसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होती है, कौन सा आंदोलन चलाती है भाई एनी बेसेंट? होम रूल लीग, यानी कि सिर्फ हमें नियम कानून बना के इनकी आज़ादी दे दीजिए, बाकी संप्रभुता आपके हाथ पे रहेगी, इस तरह की कुछ बातें। लेकिन 1929 में जो कराची अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू, ये पूर्ण स्वराज की घोषणा कर देते हैं और कहते हैं कि अब हमें पूरी ही आज़ादी चाहिए। और 26 जनवरी 1930 को ये घोषणा पहली बार यहाँ पर झंडा फहराया जाता है और इसी की याद में भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था। इसके बाद में ये भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। राउंड टू हेल बोल रहा हूँ यार मैं। जो राउंड कॉन्फ्रेंस होती है, गोलमेज सम्मेलन होते हैं, उनका आयोजन किया जाता है। फिर 1935 का जो अधिनियम उसे लाया जाता है ताकि भारतीयों को कंट्रोल किया जा सके और भारतीयों को संतुष्ट किया जा सके। इसके बाद वो कहते हैं कि हम भारतीय प्रांतों में चुनाव कराएंगे। 11 में से 9 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है और 2 में अन्य पार्टियों की सरकार बनती है। इसके बाद में 1939 में 1 सितंबर के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है और इस युद्ध में भारतीय जो राष्ट्रपिता हमारे गांधी जी, वो कहते हैं कि हमें इसका लाभ नहीं उठाना चाहिए, हमें बुरे वक्त में इनका साथ देना चाहिए और भारतीय लड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन वो यहाँ पर ये भी शर्त रखते हैं कि इस युद्ध के बाद हमें आज़ादी दे देना। लेकिन यहाँ पर इस समय के जो गवर्नर जनरल होते हैं लिन लिथगो, वो मानते नहीं हैं। फिर उसके बाद में क्रिप्स मिशन भेजा जाता है ताकि उन्हें मनाया जा सके गांधी जी को, लेकिन वो फिर भी नहीं मानते हैं। और फिर इसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है और इसी के पैरेलल नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईएनए के जरिए भारतीय क्षेत्रों को जीतने का प्रयास करते हैं, जिनमें वे सफल भी होते हैं। नागालैंड के कोहिमा और इम्फाल, जो कि मणिपुर की राजधानी है, इन पर उनकी सेना अधिकार कर लेती है और साथ ही साथ अंडमान और निकोबार द्वीप को भी वे जीत लेते हैं। अंडमान का नाम वे आज़ाद रखते हैं और निकोबार द्वीप का नाम वे स्वराज द्वीप रखते हैं। इसके साथ साथ और भी घटनाएं घटित हो रही थी, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध 6 और 9 अगस्त 1945 की परमाणु घटनाओं के साथ अचानक से जापान आत्मसमर्पण कर देता है और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। यहाँ पर अंग्रेज़ों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। साथ ही साथ दूसरी घटना ये थी कि भारत छोड़ो आंदोलन और भी क्रांतिकारी घटनाओं से अंग्रेज परेशान हो चुके थे। एक अन्य कारण ये भी था कि इतने बड़े भारतीय प्रायद्वीप को संभालना उनके अब बस की बात नहीं थी, क्योंकि क्षेत्र बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। पहले तो कहीं कहीं क्रांतिकारी घटनाएं होती थी, लेकिन अब देश के हर कोने में क्रांतिकारी घटनाएं देखी जाने लगी थी, जिन्हें संभाल पाना अंग्रेज़ों के बस की बात नहीं थी। एक और महत्वपूर्ण कारण यह था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और आईएनए का साथ जापानी सेना ने छोड़ दिया, तो आईएनए कमज़ोर पड़ गई और जगह जगह उनकी पराजय होने लगी और बहुत बड़ी मात्रा में आईएनए के सैनिकों को बंदी बनाया गया। और इसी दौरान हम देखते हैं कि एक दुर्घटना में कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान हादसे में जब वे जापान में सैनिक कमांडरों से बात करने के लिए जा रहे थे कि आपने हमारा युद्ध में साथ क्यों छोड़ दिया, तो उस समय उनकी जो मलाया है उस क्षेत्र में उनकी विमान हादसे में मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि वे उस हादसे से बच गए थे और एक लंबे समय तक जीवित रहे, लेकिन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से उनकी मृत्यु उस समय ही हो चुकी थी। यहाँ पर जो बचे आईएनए के सैनिक थे, उनके जो शीर्ष कमांडर थे, जैसे कि शहनवाज खान, एक ढिल्लो करके एक थे और एक और पारसी व्यक्ति थे, इन तीनों को मुख्य आरोपी बनाकर लाल किला मुकदमा शुरू होता है और यहाँ पर इनके ऊपर केस चलाया जाता है
और कहा जाता है कि इन्हें अब फांसी की सज़ा होगी। इसके विरोध में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम फिर से बड़े व्यापक पैमाने पर भड़क उठता है। अब ब्रिटिश ताकत की जो सबसे बड़ी ताकत थी, ब्रिटिश अंग्रेज़ों की जो सबसे बड़ी ताकत थी, वो थी उनकी सेना। वो उनके खिलाफ हो जाती है। नौसैनिक विद्रोह हो जाते हैं। नौसेना के एक अधिकारी जिन्होंने आईएनए के जो भारतीय नौ भारतीय इंडियन नेशनल फोर्स आर्मी जो है, उसकी गिरफ्तारी के विरोध में उन्होंने एक नौसेना जहाज में मैं शायद ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, उन्होंने एक जहाज में लिख दिया था कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, और इनकी गिरफ्तारी का विरोध किया था, तो अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हो रही थी, जैसे कि सेनाओं के साथ में अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा था, उनके साथ में दोहरा रवैया अपनाया जा रहा था कि अंग्रेज़ सैनिकों को तो अच्छा भोजन, अच्छा वेतन, अच्छे पद मिलते थे, लेकिन भारतीयों को नहीं मिलते थे। यहाँ पर अधिकारियों ने, सैनिकों ने विद्रोह खड़ा कर दिया, जिसके चलते अब अंग्रेज़ों की स्थिति और ज़्यादा चरमरा गई। इससे पहले ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्लीमेंट एटली ये घोषणा कर चुके थे कि हम भारत को स्वतंत्र करेंगे, और उनकी इन बातों को सिद्ध करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन बनाया गया, जिसके अध्यक्ष जो थे वो हम देखते हैं उस समय के जो भारत सचिव थे पैथिक लॉरेंस, वो बनते हैं। 1946 में ये आता है, और इसके दो ही उद्देश्य होते हैं, भारत को हम सत्ता कैसे सौंप सकते हैं, और दूसरा उद्देश्य ये होता है कि हम भारतीय संविधान सभा के निर्माण में किस तरह की भूमिका निभा सकते हैं। इन्हीं की कुछ शर्तों में कुछ ऐसी शर्तें भी होती है जो ये बताती है कि अंग्रेज जो हैं वो भारतीय विभाजन के पक्ष में हैं, क्योंकि ये 3 ग्रुप में भारतीय क्षेत्रों को बांटते हैं। पहले ग्रुप में तो ज़्यादातर हिंदू बाहुल प्रोविंस होते हैं, और दूसरे और तीसरे पार्ट में, पहले पार्ट में कहते हैं हम भारत के पूर्वी उत्तर पश्चिमी जो सीमांत प्रांत हैं, हम उन्हें इसमें शामिल करेंगे, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब जैसे क्षेत्र। और ये पूर्वी क्षेत्रों में ये बंगाल, असम जैसे क्षेत्रों को शामिल कर देते हैं, जो कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होते हैं। और इससे ये स्पष्ट होता है इनके इस तरह के धार्मिक विभाजन से कि ये भी चाहते हैं कि भारत विभाजन हो। हालांकि कैबिनेट मिशन अपने घोषणा में लिखता है कि हम भारत विभाजन के पक्ष में नहीं हैं। इसके विरोध में मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 के आसपास ये 46 को सीधी कार्यवाही की डायरेक्ट एक्शन की ये बात करती है, प्रत्यक्ष कार्यवाही की ये बात करती है, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये मनाते हैं, और लड़के लेंगे पाकिस्तान का ये नारा लगाते हैं। और बहुत सारे क्षेत्रों में हिंसा होती है, नोआखली, बिहार, बंगाल जैसे क्षेत्रों में हिंसा होती है, जिन्हें शांत करने में ब्रिटिश प्रशासन कुछ भी भूमिका नहीं निभाता है। महात्मा गांधी जैसे बुजुर्ग नेता उस समय पर चल कर गाँवों में, क्षेत्रों में शांत रहने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं। वे एक गांव में जाकर कुछ मुस्लिम नेताओं, कुछ हिंदू नेताओं को आपसी एक जगह बैठाकर उन्हें आपसी मतभेद ना करने की बात करते हैं, और मिलजुल कर रहने की बात करते हैं। इसी के साथ ही जो गवर्नर जनरल होते हैं बेवल, उन्हें वापस बुला लिया जाता है, और लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा जाता है। फिर माउंटबेटन 3 जून 1947, या फिर इसे जून योजना या फिर माउंटबेटन योजना भी कहते हैं, वो लाते हैं। और इसके तहत बहुत सारे ऐसे प्रावधान होते हैं जो थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि जो बलूचिस्तान है और जो सिंध है, उन क्षेत्रों की विधानसभा तय करेगी कि वो किस क्षेत्र में मिलना चाहेंगे। अगर विधानसभा ये तय कर देगी कि उन्हें सिंध में मिलना है, पाकिस्तान में मिलना है, तो पाकिस्तान में मिल जाएंगे। अगर उन्हें भारत में मिलना है तो भारत में मिल जाएंगे। जबकि वो बंगाल क्षेत्र में ये कहते हैं कि, बंगाल और पंजाब क्षेत्र में ये कहते हैं कि विधानसभा ये तय करेगी कि किस देश में मिलना है, लेकिन अगर कोई क्षेत्र भारत या पाकिस्तान में मिलना चाहे तो मिल सकता है। इस बात से दुखी होकर जो खान अब्दुल गफ्फार खान हैं, जो कि बलूची नेता होते हैं और बलूचिस्तान
पाकिस्तान में उनकी राष्ट्र गुफ्तार नाम की एक पार्टी होती है, उसके प्रमुख भी होते हैं और ये सरकार में भी होते हैं। हालांकि उनकी सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं होती है। तो वो कहते हैं कि भाई साहब, आपने पंजाब और बंगाल में तो ये कह दिया कि अगर कोई क्षेत्र भारत या पाकिस्तान में मिलना चाहे तो मिल जाए, लेकिन बलूचिस्तान और सिंध में ऐसा क्यों नहीं। तो यहाँ पर भी हम माउंट बेटन की लगाई आग को समझ सकते हैं कि बलूचिस्तान और सिंध जहाँ पर पूर्ण बहुमत में है मुस्लिम लीग, वहाँ पर इन्होंने कहा कि विधानसभा तय करेगी। बंगाल और पंजाब जहाँ पर पूर्ण बहुमत में नहीं है मुस्लिम लीग, वहाँ पर इन्होंने कहा कि अगर कोई क्षेत्र कहीं और मिलना चाहे तो मिल सकता है। इससे भारत विभाजन को और भी ज़्यादा मजबूती मिली। माउंटबेटन की योजना की आखिरकार स्वीकृति हुई और इसी योजना के आधार पर भारत का विभाजन भी हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र देश बना और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र देश बना। उस समय पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जब दुनिया नींद की गोद में सो रही हो तो भारत एक नया मतलब कि भारत के लिए एक नया सवेरा होगा। इस तरह की कुछ लाइनें उन्होंने कही थी। हालांकि भारत और पाकिस्तान दोनों की आज़ादी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ही मिली थी। अब भारत के सामने था कि 562 से ज़्यादा रियासतों को वो किस तरह से भारत में सम्मिलित करें। अब यहाँ पर कुछ लोगों के प्रभाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें उनके कार्यों के लिए आयरन मैन कहा जाता है, उनके कार्यों के लिए उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, और उनके सहयोगी थे बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने भी जगह जगह उनकी सहायता करने का काम किया। भले ही उन्होंने भारत विभाजन करवाया हो, लेकिन उन्होंने यहाँ पर थोड़ी बहुत हेल्प की। जैसे कि अगर कहीं पर कहीं पर जैसे कि उन्होंने हरि सिंह को भी सलाह देने का काम किया था कि भारत में मिल जाओ भाई साहब। अब यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में छोटी और बड़ी 562 देशी रियासत थी, जिनके अंतर्गत लगभग 40% भूभाग था। इनके भारत में विलय का श्रेय सरदार पटेल, लॉर्ड माउंटबेटन और बीबी मेनन को जाता है। सरदार पटेल के सुझाव पर भारत सरकार ने 5 जुलाई 1947 को भारतीय रियासत विभाग नामक एक पृथक विभाग की स्थापना की, जिसका कार्यभार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया और उनके सहायक के तौर पर चुना गया बीपी मेनन को। दोस्तों, 25 जुलाई 1947 को नरेंद्र मंडल में भाषण करते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था, भारत अथवा पाकिस्तान रियासतों को सुझाव दिया जाता है कि वे 15 अगस्त 1947 से पहले किसी एक डोमिनियन में शामिल हो जाएं। 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर सभी रियासतों का विलय भारतीय संघ या पाकिस्तान में हो चुका था। 14 अगस्त 1947 को आज़ादी की पूर्व संध्या पर अपने प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, बरसों पहले हमने भाग्य बधू से एक प्रतिज्ञा की थी और वह अब समय आ रहा है जब हम उस प्रतिज्ञा को समग्र रूप में या पूरी तौर पर न सही काफ़ी दूर तक पूरा करेंगे। रात के 11 बजे जबकि दुनिया नींद की गोद में होगी, भारत नए जीवन और स्वतंत्रता में प्रवेश करेगा। हालांकि इस समय पर भी एक नेता खुश नहीं थे, वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो और वो लंबे समय तक यह तय करते रहे कि भारत का विभाजन ना हो। और उन्होंने जिन्ना से ये प्रस्ताव भी दिया कि जिन्ना, अगर तुम चाहो तो तुम भारत के प्रधानमंत्री का पद ले लो, लेकिन भारत का विभाजन मत करो। पर जिन्ना पहले ही अड़ चुके थे, पहले ही कांग्रेस की गलतियों के कारण, अंग्रेजों के बढ़ावे के कारण मुस्लिम लीग जैसी पार्टी 1906 ढाका में बनी और इन्हीं अंग्रेजों के कारण उसे बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता रहा। अलग मुस्लिमों के निर्वाचन प्रक्रिया, अलग उनके क्षेत्रों का निर्माण, इसके चलते भारत का विभाजन तय हो पाया और अब इसे रोक पाना मुश्किल था। यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन से जब जवाहरलाल नेहरू और
जवाहरलाल नेहरू का ही शायद ये कोटेशन है कि हमें एक अस्वस्थ पीड़ित भारत दिया गया, अब हमें एक पीड़ित भारत चाहिए, या फिर मतलब कि अ, संयुक्त बीमार भारत चाहिए, या फिर अ, स्वस्थ कटा हुआ भारत। तो हमने कटे हुए भारत को लेना स्वीकार किया, क्योंकि विभाजन नेताओं की समस्या थी और इसे स्वीकार करना भी अब ज़रूरी हो गया था, क्योंकि पहले से ही ऐसी पृष्ठभूमि बन चुकी थी कि अगर ज़बरदस्ती पाकिस्तान को भारत के साथ रखा भी जाता तो लगातार धक्के होते रहते और भारत कभी भी एक सफल राष्ट्र नहीं बन पाता। इसलिए भलाई इसी में थी कि पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए, क्योंकि अगर आप जिन्ना को मार भी दोगे तो ढेर सारे जिन्ना उठ खड़े होंगे। अब ये आप रोक नहीं सकते, अब ये आपकी लिमिट से बाहर हो चुका है। अब यहाँ पर हम जूनागढ़ के विलय की बात करते हैं। सौराष्ट्र के तट पर जूनागढ़ काठियावाड़ यानी कि गुजरात क्षेत्र में एक छोटी सी रियासत थी। 15 अगस्त 1947 को जूनागढ़ के नवाब ने अपने राज्य का विलय पाकिस्तान में करने की घोषणा कर दी, जबकि राज्य की बहुसंख्यक जनता हिंदू थी जो भारत में रहना चाहती थी। राज्य के नागरिकों ने नवाब के निर्णय का विरोध किया और एक स्वतंत्र अस्थायी हुकूमत की स्थापना कर ली। मजबूर होकर नवाब पाकिस्तान भाग गया। तत्पश्चात जूनागढ़ के दीवान शहनवाज भुट्टो, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पिता थे, इन्होंने 8 नवंबर 1947 को जूनागढ़ के भारत में विलय से संबंधित एक पत्र भारत सरकार को लिखा। 9 नवंबर 1947 को भारत ने जूनागढ़ का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। बाद में 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराकर जूनागढ़ रियासत का विलय भारतीय संघ में कर लिया गया। इस समय पर जो जूनागढ़ का नवाब था और जो पाकिस्तान भाग गया था, उसका नाम था महाबटकन खान। महाबटकन खान जो इधर उधर पटकन खाते रहता था और फिर आखिर में जाकर पाकिस्तान भाग गया। हैदराबाद की विलय की बात करें तो हैदराबाद उस समय पर भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। इसकी आबादी का 89% हिंदू थे और उसका शासक उस्मान अली एक मुस्लिम व्यक्ति था। भारत सरकार ने हैदराबाद के निज़ाम से 15 अगस्त 1947 ईस्वी से पहले भारत डोमिनियन में शामिल होने को कहा था, पर निज़ाम यहाँ पर तर्क संगत मार्ग के लिए तैयार नहीं था। चूँकि माउंटबेटन योजना के तहत यह कहा जा चुका था कि या तो आपको भारत में मिलना है या पाकिस्तान में मिलना है, स्वतंत्र रहने का आपके पास में कोई विकल्प नहीं है। 23 नवंबर 1947 ईस्वी को हैदराबाद के निज़ाम ने भारत सरकार के साथ 1 वर्ष के लिए यथास्थिति यानी कि 1 वर्ष के लिए उन्होंने कहा कि हम विचार करना चाहते हैं, हमें समय चाहिए, और एक अस्थायी समझौता उन्होंने कर लिया। 15 अगस्त 1947 ईस्वी के पहले की स्थिति कायम रहे, ऐसा उन्होंने कहा। पाकिस्तान की मदद से निज़ाम ने भारत सरकार से लड़ने के लिए सेना खड़ी करने का प्रयास किया। लॉर्ड माउंटबेटन ने हैदराबाद की समस्या का हल निकालने के लिए काफ़ी प्रयास किए। उन्होंने निज़ाम से बात की, लेकिन निज़ाम नहीं माना। परिणाम यह हुआ कि भारत सरकार ने रियासत के खिलाफ पुलिस कार्यवाही करने का निश्चय किया। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद में घुस गई। निज़ाम ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में गुहार लगाई, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के भय से चूंकि भारत उस समय पर एक नया राष्ट्र बन रहा था, पूरी तरह से बना भी नहीं था और पहले ही हम कोई समस्या नहीं चाहते थे, इसलिए उस समय भारत सरकार ने यह घोषणा की कि यह लड़ाई की क्रिया नहीं है, यह कोई युद्ध नहीं है, बल्कि एक सामान्य सी पुलिस कार्यवाही है, इसलिए आप इसे युद्ध नहीं कह सकते। और यह सिर्फ इसका उद्देश्य है कि हम अपने क्षेत्र में स्थिरता चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं, हम किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं कर रहे हैं। 5 दिन की पुलिस कार्यवाही के बाद 18 सितंबर 1948 ईस्वी को हैदराबाद रियासत की सेना के कमांडर मेजर जनरल एल एंड्रयूज़ ने भारतीय सेना के कमांडर जनरल जे.एन. चौधरी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। भारतीय सरकार ने इस कार्यवाही का नाम ऑपरेशन पोलो रखा। 22 सितंबर 1947 ईस्वी को हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला लिया गया और कुछ दिनों के लिए रियासत में एक सैनिक प्रशासन कायम कर लिया गया।
हालांकि इस सैनिक प्रशासन को बहुत लंबे समय तक कायम रखा गया, जिसके विरोध में लायक अली नाम के एक कांग्रेस सदस्य ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। 1 नवंबर 1948 ईस्वी को हैदराबाद भारतीय संघ में शामिल हो गया और जो हैदराबाद है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वतंत्र भारत के संविधान में हैदराबाद को भाग खा के अंतर्गत रखा गया तथा निज़ाम को उसका प्रमुख बनाया गया। आज के समय में जो हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी है। पहले ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों एक हुआ करते थे। 2013 में तेलंगाना को अलग स्टेट बनाया गया और तेलंगाना की राजधानी है क्या, हैदराबाद। अब दोस्तों यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर ये देखेंगे ब्रिटिश प्रांतों व देशी रियासतों का एकीकरण करके भारत में 4 प्रकार के राज्यों का गठन किया गया, जो बाद में अलग अलग स्टेट ये बनते हैं। जैसे 1956 में बहुत सारे स्टेट बनते हैं जिनमें एक प्रमुख होता है मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर हम इनकी बात करेंगे। हालांकि अभी हमने कश्मीर की समस्या नहीं देखी है, वह काफ़ी लंबी समस्या है और उसे विस्तार से हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पर 4 कैटेगरी में ये बांटते हैं। पहली कैटेगरी में होते हैं 216 रियासतों को ब्रिटिश भारत के पड़ोसी प्रांतों में मिलाकर ए राज्य का गठन किया गया, यानी कि 216 छोटी छोटी रियासतों को जोड़कर 10 राज्यों का निर्माण किया जाता है, जिनमें असम, बिहार, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल, बम्बई और आंध्र रीजन यानी कि आंध्र प्रदेश जैसे शामिल होते हैं। इसी आंध्र में 1953 में पोट्टा श्री रामालू नाम के एक नेता आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और 53 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उनका उद्देश्य था भाषाई आधार पर आंध्र क्षेत्र में आंध्र प्रदेश का निर्माण करना। और बाद में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो 1853 या आई थिंक 1853 या अक्टूबर 1853 में पहला स्टेट बनता है आंध्र प्रदेश, वो भी भाषा के आधार पर। उस समय पर आंध्र प्रदेश में तेलंगाना भी मिला हुआ था, ये ध्यान में रखना। ग्रुप बी में 275 देशी रियासतों को एक नई प्रशासनिक इकाई में गठित करके 8 राज्यों को बनाया जाता है और ये 20 श्रेणी में होते हैं। अब यहाँ पर 8 राज्य कौन कौन से होते हैं? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की समस्या हम देखेंगे, ध्यान में रखना। मैसूर, पेप्सू जो है ये पंजाब रीजन के क्षेत्र हैं, ठीक है। राजस्थान, सौराष्ट्र, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन, ये पेप्सू का फुल फॉर्म था, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन। इसमें 8 से ज़्यादा स्टेट उस समय पर पंजाब क्षेत्र के शामिल थे, चूँकि पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में मिल चुका था और पूर्वी पंजाब भारत का हिस्सा बन चुका था। क्योंकि इन क्षेत्रों में ये कहा गया था पंजाब के क्षेत्र में कि अगर विधानसभा के निर्णय के खिलाफ कोई क्षेत्र जाना चाहे तो जा सकता है, तो पूर्वी पंजाब गया था और वो भारत में मिल गया। 1948 से 1956 तक ये पेप्सू के रूप में रहता है। 1956 में पंजाब स्टेट अलग से बनता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो बी स्टेट है, यहाँ पर हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर, पेप्सू, राजस्थान के विषय में भी यह ध्यान रखना कि बहुत लंबे समय पर 8-9 साल में राजस्थान जो राजपूताना की रियासतें हैं, राजपूताना से राजस्थान बनने में मैं सही हूँ तो तकरीबन 9 साल का समय यहाँ पर लगता है। एक बार क्लियर करके मैं आपको बताता हूँ। 8 साल 7 महीने और 14 दिन का समय आई थिंक लगभग ये लगा था और इसमें बहुत सारी रियासतों का विलय किया गया था, जो कि राजपूत क्षेत्र है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा समस्याएं यहाँ पर देखने को मिली थी। अब यहाँ पर सौराष्ट्र, जहाँ से गुजरात क्षेत्र बना, वो भी था। त्रावणकोर था, त्रावणकोर बोले तो केरल की एक रियासत थी। कोचीन भी केरल का ही क्षेत्र था। इनकी संख्या कितनी थी? 8 थी। सी राज्य में 61 रियासतों को एकीकृत करके सी राज्य श्रेणी में रखा गया था। इसमें अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा तथा विंध्य प्रदेश थे। इनमें 9 राज्य शामिल थे
और डी कैटेगरी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रियासत आपको किस में देखने को मिल रही है? बी कैटेगरी में 275 रियासत, फिर 216 रियासत ए कैटेगरी में, और सबसे कम रियासत आपको मिल रही है डी कैटेगरी में, जहाँ पर सिर्फ एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इन रियासतों को अब टोटल स्टेट की अगर हम बात कर लें तो ए से 10, बी से कितने, बी से 8, 18 हो गए, सी से 9, तो ये कितने हो गए, इसको हटाओ, 18, और ये डी का एक मिला के 19 हो गए, 19 और 9 हो गए 28, मतलब उस समय पर 28 राज्य बनाए गए थे, जो कि आगे चलकर बहुत ज़्यादा बढ़े। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हम देखने को मिलते हैं। पहले 29 राज्य थे। जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़े, तो 7 केंद्र शासित प्रदेश से 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और एक राज्य कम हुआ तो 29 राज्य से अब 28 राज्य हैं। दोस्तों, गुजरात की रियासतें बम्बई प्रांत में मिलाई गई। छत्तीसगढ़ की छोटी छोटी रियासतों को उस समय पर मध्य प्रदेश में बनाया गया। आगे चलकर 1 नवंबर 2000 को अलग से छत्तीसगढ़ 16 जिलों के साथ में छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है, और फिर अलग मध्य प्रदेश रहता है। तो तब तक मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था भारत का। 2000 के बाद में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है अब? राजस्थान। और दूसरा सबसे बड़ा राज्य है फिर मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से। 61 उड़ीसा की रियासतें उड़ीसा प्रांत में मिलाई गई। 61 रियासतों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। चंद्रनगर को फ्रांसीसियों ने जनमत संग्रह के जरिए भारत को 1950 में सौंपा था, और तथा जो पांडिचेरी और माहे हैं, इन्हें नवंबर 1954 में भारत को सौंपा गया। तो दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त होता है। मेरी जो स्टोरी वगैरह कहानी जो सुनाया था उसके चक्कर में वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ बेहतर आपने सीखा होगा, और अगर आपको किसी भी प्रकार की कमी वीडियो में लगी तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसे सुधार करने का प्रयास करूँगा। वीडियो के आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा, ज़िंदगी में धीरे धीरे चलकर भी कभी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज़ चल रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 12-13 घंटे पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप रोज़ 8 से 10 घंटे या फिर 7 से 8 घंटे भी लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में, निरंतरता के साथ में अगर पढ़ रहे हैं तो आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम को भी निकाल सकते हैं। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।